Hello students, welcome to the new session and I'm Manish. I'm your biology teacher and today we'll discuss the first chapter, fundamental unit of life. Okay, that is commonly known as cell biology, because in this chapter we discuss about the structure, function, components of the cell as well as the cell division. Okay, so let's begin with the first topic. What do you mean by the cell? So what do you mean by cell? Cell is the structural and the functional unit of life. कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके स्ट्रक्चर में एक सेल जरूर पाई जाएगी, और जितने भी उसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, वेदर इट इज ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसमें सेल की कंपोनेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं. सो दैट्स व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दूसरी बात क्या है कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी, अगर मैं ऑर्गेनिज्म कहूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, अगर वो लिविंग है ना तो दैट मीन्स उसके पास कम से कम एक सेल मौजूद जरूर है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन वायरस की बात करें, उसके पास कोई सेल मौजूद नहीं है, इसलिए अपन उसको नॉन लिविंग कहते हैं. वायरस इज एक्चुअली नॉन लिविंग, या मैं कहूं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि जब तक वो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ा हुआ है वो नॉन लिविंग है. बट जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, जैसे मान लो कि प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर आ जाता है, तो वो एज ए लिविंग की तरह वर्क करता है. बट एटमॉस्फेयर के अंदर वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर कम से कम एक सेल मौजूद होनी चाहिए अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहेंगे तो. ठीक है, अगली बात हम करते हैं डिस्कवरीज की. डिस्कवरीज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर किसने की थी बेटा? उसका नाम था यहाँ पर रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक की बात करें 1665 में इन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी खुद ने इन्होंने एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप बनाया, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप का इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया. और 1665 सेल में इन्होंने कॉर्क की सेल्स, यानी कॉर्क सेल्स क्या होती है? प्लांट का जो डेड पार्ट है बार के अंदर की अगर अपन बात करें तो उसकी सेल्स में इन्होंने, उसमें उस कॉर्क में उन्होंने पहली बार डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी. भाई कॉर्क डेड होता है तो उन्होंने पहली बार डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी. इनकी हम बात करेंगे जब हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, जब स्कूल शुरुआत होगी तब हम लैब में बात करेंगे किस तरह से इन्होंने जो है कॉर्क सेल की डिस्कवरी की, और हम स्लाइड बनाएंगे सेल की. वही हम दूसरी बात करें, फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवरी की थी वो की थी एंटोन वॉन लिवेनहॉक. एंटोन वॉन लिवेनहॉक. लिवेनहॉक की बात करें 1674 में इन्होंने पॉन्ड वाटर में अमीबा की डिस्कवरी की थी. सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी क्रेडिट किसको जाता है बेटा? यहाँ पर लिवेनहॉक को जाता है. साइज ऑफ द सेल की बात करें, भाई साइज ऑफ द सेल, सेल का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर साइज का होता है. माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ देखिएगा, माइक्रोमीटर साइज का, माइक्रो का सिंबल होता है इस तरह से, आपको यू बनाना है और एक नीचे मार्जिन इस तरह खींचनी है, तो ये जो सिंबल होता है वो होता है माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या था? 10 की पावर माइनस 6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10 की पावर माइनस 6 मीटर. यानी अगर आपने 1 मीटर को 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दिया तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर आता है. दैट मीन्स बहुत ही स्मॉल साइज की सेल्स पाई जाती हैं, और मैक्सिमम इसी साइज की सेल्स होती है. बट देयर आर सम वेरिएशंस आल्सो. जैसे अगर अपन बात करें लार्जेस्ट सेल की बात करें, ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच का जो एग होता है सिंगल सेल, भाई बाहर से जो आपको एग की कवरिंग नजर आ रही है उसकी बात नहीं करें, उसके अंदर जो एम्ब्रियो की जो फर्स्ट सेल होती है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, और उसे अपन कहते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज काफी ज्यादा होता है. ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन. ह्यूमन के लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो न्यूरॉन, या जो नर्व सेल होती है हमारी, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया भी है, न्यूरॉन, तो ये जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाई जाती है. इसकी लेंथ कभी कभी 1 फीट या 1.5 फीट के आसपास होती है. लास्ट बात करें स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, इस अर्थ के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वह माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है. तो माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है इस अर्थ के ऊपर, ये बैक्टीरिया है जिससे काफी डिजीज होती है. शेप ऑफ द सेल, जनरली क्या होता है, शेप उसके फंक्शंस के बेसिस पे वेरी करता है. एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की सेल्स पाई जा सकती है अगर वो मल्टी सेलुलर है तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन व्हाट दे परफॉर्म. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए पहले स्मूथ मसल सेल्स का. ये सारे डायग्राम हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब सेल और टिश्यू चैप्टर पर पढ़ेंगे. तो यहाँ स्मूथ मसल सेल की बात करें, इस शेप को मतलब इसे कहते हैं स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप का मतलब सेंटर पार्ट सोलन है जबकि एंड जो है इनकी टेपरिंग है. और हमारी जो स्मूथ मसल्स है, हमारी जो इंटरनल मसल्स है बॉडी के अंदर, जो स्टमक से इंटेस्टाइन से इनसे जुड़ी हुई है, वो मसल्स क्या होती है? स्मूथ मसल्स है. तो इसकी शेप देखिए स्पिंडल शेप की है, जबकि न्यूरॉन की शेप देखिए बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है. वहीं अगर अपन बात करें हमारी फैट सेल, जिन्हें अपन कहते हैं एडिपोसाइट, एडिपोसाइट कहते हैं, तो एडिपोसाइट की बात करें इसमें बहुत लार्ज साइज की फैट ग्लोब्यूल पाई जा रही है यहाँ पर, और साथ में न्यूक्लियस बिल्कुल कॉर्नर के अंदर पाया जाता है. इसका डायग्राम हम फिर दोबारा पढ़ेंगे जब हम टिश्यूज की स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 में. तो यहाँ पर हम बात करिए एडिपोसाइट है, यानी अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं वो डिपेंड फंक्शंस के हिसाब से शेप में वेरी करती है बच्चों. अब इस सेल के नंबर के बेस पे भी ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल मौजूद है उस नंबर के बेसिस पे यहाँ पर सेल
या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा की बात करें, मोस्टली बैक्टीरिया की बात करें, ईस्ट की बात करें, वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, यूनिसेलुलर, जिनके पास केवल एक ही सेल मौजूद है। वहीं अगर अपन बात करें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी, जैसे हम हमारी बात करें ह्यूमंस की बात करें, तो उसमें मोर देन वन सेल पाए जा रहे हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। हमारे पूरे कॉम्पोजिशन में मोर देन वन सेल्स मौजूद है, इसलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही कॉमन, जो आपने पढ़ ली है। बट नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन सेल थ्योरी की बात करें तो ध्यान से देखना, सेल थ्योरी यानी सेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी किसने दी थी, वो थी श्लीडेन और श्वान। दो साइंटिस्ट थे, श्लीडेन और श्वान। इन्होंने दी थी 1838 और 39 के अंदर इन्होंने थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा, that all living organisms are made up of cell and cell products, कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल और सेल प्रोडक्ट से बने हुए, यानी सेल से बने हुए और सेल प्रोडक्ट की वजह से अपना फंक्शन वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लिविंग तभी कहा जा सकता है जब उसके पास कम से कम एक सेल मौजूद हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर वही हो गई, इनसे जब पूछा गया कि हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि नई सेल किस तरह से फॉर्म होती है, बट दे डिड नॉट हैव द एप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद में 1855 के अंदर बेटा यार रुडोल्फ विर्कोव है, रुडोल्फ विर्कोव जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और उन्होंने क्या कहा, दैट ओमनीज सेलुला ई सेलुला। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा ओमनीज सेलुला ई सेलुला। उसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, यानी जो नई सेल्स है वो कैसे बनेगी, पुरानी जो सेल है उसमें मल्टीप्लीकेशन से ही बनेगी। तो इस तरह नई सेल थ्योरी जो है, मॉडर्न सेल थ्योरी, वो दी गई थी किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्कोव के द्वारा। उन्होंने क्या कहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके अलावा ये स्टेटमेंट भी और ऐड करना पड़ेगा दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। तो ये रुडोल्फ विर्कोव ने कंप्लीट की थी सेल थ्योरी। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, the discoveries of the cell and the shape and size of the cell. Next we'll discuss about the components and the cell organelles of the cell in the next lecture. Goodbye.